नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नर्सिंग चैनल में। यहाँ आपको मिलेगा नर्सिंग स्टडी मटेरियल, इजी एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल टिप्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन गाइडेंस, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। मैं जो इस चैनल को चला रहा हूँ, ज्योति नर्सिंग चैनल को, मैं आपके साथ शेयर करूँगा नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक, उनकी मेमोरी ट्रिक और उनके एमसीक्यू, उनके साथ उनका एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ क्लिनिकल नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो एनीमिया। एनीमिया तो सबको पता ही होगा, ब्लड लॉस हो जाना या फिर हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ऐसे हम उसको बोल देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एनीमिया, WHO डेफिनेशन ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन लेस। ठीक है, ये तो हमें भी पता है कि हीमोग्लोबिन इसमें लेस हो जाता है। ठीक है, अब उसमें हमें ये देखना है कि कितने लेस होने पे कितना मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO का क्या है रोल इसमें, और प्रेगनेंसी डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन लेस। तो कितना लेस हो जाता है, 10.5 ग्राम पर लीटर और 10 ग्राम पर डेसीलीटर। 10 ग्राम पर डेसीलीटर 12 यानी कि 12 ग्राम पर डेसीलीटर। कौन सा सही ऑप्शन है बताओ मुझे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 11 ग्राम पर डेसीलीटर। 11 ग्राम 10 डेसी पर लीटर। जैसे कि WHO है और एक इंडिया के हिसाब से देखो तो आपको पता चलेगा कि WHO अगर 11 हीमोग्लोबिन जो है 11 से कम है, 11 ग्राम डेसीलीटर से कम है, तो WHO बोलता है कि आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, तो आपको हम एनीमिया वाला पर्सन बोलेंगे। ठीक है, और इंडिया में यही जो वैल्यू होती है वो 10 ग्राम से कम होती है। 10 ग्राम से कम, अगर किसी पर्सन की वैल्यू 10 ग्राम से कम आ रही है हीमोग्लोबिन की, तो उसको एनीमिक पर्सन में इंडिया रखती है। अब WHO के हिसाब से और भी होता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, अगर WHO की क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो जो पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो ये होते हैं कि जैसे अगर आप माइल्ड वाला बात करोगे, WHO के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, माइल्ड वाला अगर आप बात करोगे तो 10 से 10.9 के बीच में, और अगर आप मॉडरेट के बारे में बात करोगे तो 7.9 ग्राम डेसीलीटर के बीच में, और सीवियर वाला जो होता है वो 7 से कम होता है। ये वैल्यू जो होती है वो 7 से अगर कम होती है तो आप सीवियर वाला उसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इन इंडिया। तो ऑप्शन देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसका मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो एनीमिक कंडीशन होती है वो किस वजह से होती है, ये पूछा है। तो इसका सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक, आयरन या एप्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 80 से 85% जो वुमेन होती हैं वो इस तरीके के एनीमिक कंडीशन से फंस जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उनको मिलता है। इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो के टाइप में। ये माइक्रो वाला टाइप होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हम इसको बोल सकते हैं, ये उसी का टाइप होता है। मेगालोब्लास्टिक जो होता है इसको हम जोड़ते हैं, मेगालोब्लास्टिक को हम जोड़ेंगे तो उसको हम फॉलिक एसिड से जोड़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया को हम जेनेटिक डिसऑर्डर में जोड़ते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होता है। और अगर आप एप्लास्टिक एनीमिया की तरफ जाओगे तो बोन मैरो जो होती है वो क्या करती है, आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता या ब्लड नहीं बन पाता। तो ये इसका रीजन है एप्लास्टिक एनीमिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम टू रिड्यूस एनीमिया। गवर्नमेंट जो
ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाए हैं इंडिया के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, विच गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस एनीमिया इन एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। कौन कौन सा है, मतलब कौन सा हो सकता है। तो पोषण अभियान हो सकता है क्या, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, एनीमिया मुक्त भारत, पीएम मातृ वंदना योजना। सब वर्ड में ही लिखा हुआ है सेक्शन, मतलब ऑप्शन सी एनीमिया मुक्त भारत, ये तो इसमें ही आ गया कि ये ही इसका हो सकता है। इसमें क्या किया है इन्होंने कि इन्होंने ये जो लॉन्च किया है पोषण अभियान, ये तो 2018 में किया था, ठीक है। और इसका गोल था कि एनीमिया को आप 3% पर ईयर नीचे करोगे, डिक्रीज करोगे। और इसमें जो टारगेट रहा था एनीमिया मुक्त भारत में, चिल्ड्रन, मतलब पोषण अभियान के अंदर ही ये वाला आता है एनीमिया मुक्त भारत। इसमें क्या था 2018 में ये आया था यही वाला। और इसमें हुआ तो क्या था, इसमें बोलते हैं कि इसमें चिल्ड्रन, एडोलेसेंट और वुमेन जिनकी रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि जो मदर बन सकती हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। यानी कि प्रेग्नेंट वाली भी प्लस लैक्टेटिंग वाली भी, इनमें दोनों ही आ जाती हैं। तो ये पोषण अभियान के अंतर्गत ही ये वाली चीज़ आती है। इसमें 6 टारगेट, 6 इंटरवेंशन और 6 मैकेनिज्म इसमें यूज की गई थी, यानी कि 6x6x6 इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। उसके आगे एक और क्वेश्चन है, फार्मूला फॉर टोटल आयरन रिक्वायरमेंट, ये क्वेश्चन है। इसमें आप बताइए कि कौन सा हो सकता है, हम कौन से फार्मूला को यूज करके बताते हैं आयरन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है इंसान को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैंजोनी फार्मूला। गैंजोनी फार्मूला कौन सा है, HB डेफिशिएंट इंटू 2.4 इंटू बॉडी वेट किलो में प्लस 1000 mg, यानी कि ऑप्शन बी ये इसका सही आंसर है। यानी कि इस वाले फार्मूला से हम आयरन की रिक्वायरमेंट का हम पता लगाते हैं। कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, गैंजोनी फार्मूला, इसको हम बोलते हैं गैंजोनी फार्मूला। कौन कौन सा होता है, HB डिफिशिएंट 2.4 वेट बॉडी वेट इंटू 1000 mg। तो इस चीज़ से हम पता लगा लेते हैं, किस में पता लगा लेते हैं, आयरन की रिक्वायरमेंट का, कि उसको है कि नहीं है। अब ये किस में होगी, प्रेग्नेंट में प्लस लैक्टेशन वाली में, या फिर नॉर्मल जो पर्सन होता है जो अपना चेक कराना चाहता है वो। तो इससे हमें पता चल जाता है। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी HB डिफिशिएंट इंटू 2.4 इंटू वेट बॉडी वेट प्लस 1000। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है इमीडिएट इंटरवेंशन फॉर सीवियर एनीमिया। अब बताइए सीवियर एनीमिया के लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन या क्या क्या एक्शन हम ले सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे मानो कि 36 वीक प्रेग्नेंट वूमेन है जिसका जो HB है, हीमोग्लोबिन है 5.8 ग्राम पर डेसीलीटर है, यानी कि बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब 7 से कम है, तो इसको सीवियर में हम रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हम ओरल आयरन मॉनिटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट इंटरवेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, IM आयरन डेक्स्ट्रॉन कर सकते हैं, नहीं HB आयरन सुक्रोज नहीं, पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि वो सीवियर कंडीशन में है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, RBC ट्रांसफ्यूजन उसको कर लेंगे। इस ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, जैसे कि आप इसके लिए जो रखते हो वो या तो 7 से कम हो या 6 से कम हो, तो उसके लिए हम ये वाला करते हैं। ये वाले में हम क्या करते हैं कि जो एक मतलब इस वाले को हम इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के नाम से, इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट इन्हांसर ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन। तो हम क्या मतलब दे सकते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, हम क्या दे सकते हैं, क्या हम मिल्क दे सकते हैं, क्या हम ऑरेंज जूस दे सकते हैं, टी दे सकते हैं, कैल्शियम टैबलेट दे सकते हैं,
ऑरेंज जूस दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी, ऑरेंज जूस हम इसको दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। बट जो मिल्क होता है, टी होता है या कैल्शियम टैबलेट होता है, ये क्या करते हैं, सब तीनों चीज़ ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऑरेंज जूस देते हैं, जिससे हमारा जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन प्रेगनेंसी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। फोलिक एसिड नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। तो कौन सा ठीक है? बोथ ए एंड आर एक्सप्लेन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए ट्रू, आर फॉल्स, ए ट्रू। तो कौन सा है इसका जो राइट आंसर है? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। पहले वाला ऑप्शन में क्या लिखा है इसमें देखते हैं। इसमें जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करेगी। ठीक है, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो होगी वो क्या करेगी, आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है। अब जो यही वाला फोलिक एसिड जो होती है वो किसके लिए क्रिटिकल होती है, बताओ किसके लिए क्रिटिकल होती है? क्रिटिकल फॉर किसके लिए? फीटल न्यूरल ट्यूब क्लोजर, ये इसके लिए क्रिटिकल होती है। किसकी? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, और इससे क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इस वजह से बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन आईवी आयरन सुक्रोज। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इन्फ्यूजन के टाइम पे क्या होता है? मॉनिटर बीपी एवरी 15 मिनट फॉर हाइपरटेंशन, गिव ओरल फोलिक एसिड विद इन्फ्यूजन, इंक्रीज फ्लो विद माइक्रो ड्रिप, और डी गिव आईवी बॉलस इफ स्लो। तो कौन सा हम करेंगे बताइए? मुझे तो ए आंसर इसका सही लग रहा है। मॉनिटर बीपी एवरी 50 मिनट फॉर हाइपोटेंशन। कैसे? अगर आईवी आयरन दोगे, आईवी के थ्रू दोगे, आईवी के थ्रू आपने आयरन दिया, ठीक है, तो आपको हाइपोटेंशन होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको मॉनिटर करते रहना है अपनी वाइटल साइन को। जो वाइटल साइन होती है टीपी बीआर, तो इसको हमें क्या करना है, इन्फ्यूजन के टाइम पे मॉनिटर करते रहना है। कितने मिनट में? 15-15 मिनट के इंटरवल पे हम उसको देखते रहेंगे। मैच एनीमिया टाइप एंड कोज, ठीक है, ये तो मैंने खुद से ही बना दिया इसका आंसर। तो इसके आंसर में कुछ करना ही नहीं था। आयरन डेफिशिएंसी के लिए आप बोलोगे पुअर इनटेक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक जो होता है फोलिक एसिड डिफिशियंसी से होता है। हेमरेज जो होता है एपीएच पीपीएस से होता है। हीमोलाइटिक आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, क्रॉनिक इन्फेक्शन, टीबी, एचआईवी, हुकवर्म्स, ये जो होता है इसको बनाने का मैंने नहीं सोचा है, इसमें मैंने मैचिंग खुद ही डाल दिया जिसको आपको करना ही ना पड़े और आप सीधे उसको पढ़ लो। फिर आता है 10th क्वेश्चन में है आईएफ डोज इन प्रेगनेंसी। तो बताइए कितना हो सकता है? करेक्ट डोज अंडर एनीमिया मुक्त भारत के अभियान, एनीमिया मुक्त भारत के हिसाब से जो चला था ये चीज़, उसका बताइए कि कितना हो सकता है। 60 mg FE, 0.4 mg फोलिक एसिड 100 डेज तक चला सकते हैं। 100 mg FB, 1 mg फोलिक एसिड वीकली। 100 mg FE, 0.5 mg फोलिक एसिड 180 डेज। 6 mg
FB 0.5 mg फोलिक एसिड वीकली। कौन सा चलाएं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 100 mg फोलिक एसिड, 0.5 mg फोलिक एसिड, मतलब FB प्लस फोलिक एसिड, और 180 दिन तक उसको चलाना है, जब तक क्या हो, आपका पोस्टमार्टम वाला चीज़ ना हो जाता है, तब तक आप इसको चलाओगे। पोस्टमार्टम जब तक ना आ जाए तब तक आप इस चीज़ को चलाते रहोगे। 4 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो आप इसको, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, कितना होता है आयरन की रिक्वायरमेंट बताइए प्रेगनेंसी के टाइम पे? वैसे तो ट्राइमेस्टर के बेसिस पे मतलब अलग अलग हो जाता है, ट्राइमेस्टर के बेसिस पे ये चीज़ अलग अलग हो जाती है, लेकिन आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? क्या वो 250 mg होनी चाहिए, 500 mg, 100 mg या 200 mg? आप बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है 100 mg। 100 mg होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बताते हैं। 300 mg, 500 mg, 200 mg। तो कैसे होनी चाहिए? ये आपको फीटस को जाएगा, ये आपको मैटरनल हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, ये आपको ब्लड लॉस के लिए चाहिए। तो कितना होगा? 300, 500, 200, 300, 500 प्लस 200 कितना होगा? 1000 mg। इतना टोटल फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो होती है आयरन की, इतना उसको चाहिए। ठीक है, इससे कम होगा तो वो एनीमिक हो जाएगा। उसके बाद में हीमोफिलिक फादर है और नॉर्मल मदर है, तो इसका क्या हो सकते हैं देखते हैं। क्या ऑल सन अफेक्टेड होंगे? क्या ऑल डॉटर अफेक्टेड होंगे? क्या ऑल डॉटर कैरीज होंगे? या नो चाइल्ड अफेक्टेड होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल डॉटर कैरीज, यानी कि जो डॉटर होंगी, जनरेशन जब बढ़ेगी आगे को लिए, तो ऑल डॉटर कैरीज होंगी। इसमें कैसे होंगी? जैसे इसको अगर हम जो हीमोफिलिक फादर और नॉर्मल मदर है, इसको हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है। और क्या होता है इसमें क्या होती है, जितनी भी डॉटर होती हैं, डॉटर आल, ठीक है, ये क्या होती हैं, इसमें कैरियर होती हैं। कहाँ से आती हैं? फादर से आएंगी सारी। जो ये जीन आएगा वो फादर से आता है। और इसमें जो होंगे, यानी कि जो सन होंगे, वो क्या होंगे? वो होंगे अनअफेक्टेड। यानी कि इसमें क्या होगी, सिर्फ जो डॉटर होंगी वो क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी, बाकी सब अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल डॉटर कैरीज, यानी कि अफेक्टेड तो हैं, बट कैसी अफेक्टेड हैं? कैरियर्स की तरह से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ 13 डायग्नोस फ्रॉम लैब्स। इसमें क्या है? MCV 112 FL फ्लोरेट, HB 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर, विटामिन B12 90 PG पिकोग्राम पर ml, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी, पर्सीनियस एनीमिया, क्रोनिक डिसीज, सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका जो आंसर है वो है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें क्या होगा? जो एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे इसका, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया प्लस लो बीपी और हाइपर सेगमेंट न्यूट्रोफिल्स इक्वल टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जबकि पर्नीशियस एनीमिया मतलब इसका मतलब हो ऑटो इम्यून लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मान सकते हैं इसको। इससे क्या होता है? लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है। अब 14 पे पहुंचते हैं।
WHO गोल्ड टारगेट 2025 का क्या टारगेट है? रिड्यूस एनीमिया बाई 30% इन वुमेन 15 to 49 ईयर्स। ओके। एलिमिनेट एनीमिया इन प्रेगनेंसी, इंक्रीज हीमोग्लोबिन बाई 2 ग्राम पर डेसीलीटर ग्लोबली। अच्छा। स्क्रीन ऑल वुमेन ईच ट्राइमेस्टर। बताओ इसका सही आंसर कौन सा है? बताओ, सोच के बताओ कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है रिड्यूस एनीमिया बाई 30%, जो 15 to 49 ईयर्स के बीच में आती है उनसे 30% एनीमिया को ख़त्म करना है। फोकस क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव, हमारा नहीं मतलब गवर्नमेंट का, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन, इसमें क्या हो सकती है? प्रेग्नेंट आएंगी और लैक्टेशन वाली आएंगी, ठीक है। उनसे हमें क्या करना है? 30% डिक्रीज करना है एनीमिया, यानी कि रिड्यूस करना है, ठीक है। कहाँ, कौन सी वुमेन है, किस एज की वुमेन है? 15 to 40 ईयर्स ओल्ड। एक लास्ट रह गया है, परनीसियस एनीमिया मैचिंग। कॉलम ए और बी इसमें दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है, मैंने बना के पहले से ही दिया है। परनीसियस एनीमिया को आप कॉज्ड बाई ऑटो इम्यून पैराइटल डिस्ट्रक्शन हो जाए तब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और फिर परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। ऑटो इम्यून पैराइटल सेल डिस्ट्रक्शन में आपको जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी मतलब लीड्स टू इम्पेयर्ड विटामिन 12 एब्जॉर्प्शन। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो गई तो विटामिन B12 नहीं बन पाएगा या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। बनेगा तो जरूर पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर विटामिन 12 एब्जॉर्प्शन रुक गया तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अगर विटामिन 12 की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे। फिर उसके लिए सीलिंग टेस्ट करना पड़ेगा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पता चलेगी। फिर पैराइटल सेल से क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ठीक लगी हो वीडियो, कुछ काम की हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी करना कि कितना पसंद आए। फिर उसी के हिसाब से मैं इसमें और क्वेश्चन लेके आऊँगा और MCQ लेके आऊँगा।